हेलो प्यारे विद्यार्थी। इस वीडियो में कक्षा 7वीं का विषय आपका विज्ञान जो कि नई सेशन 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। तो इसमें से आपका अध्याय 12 जिसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा। तो चलिए हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं। और साथ में अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कक्षा 7वीं का ऑल सब्जेक्ट बताया जाता है, प्रत्येक चैप्टर को। तो चलिए सबसे पहले पाठ की पूर्व तैयारी। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो बोला किस प्रकार का वृक्ष है, उस पर अपने विचार लिखो। तो लिखना है आपके विचार यहाँ लिखो। तो सबसे पहले लिखना है यह है क्या, शंकुधारी वृक्ष जैसा दिखता है जैसे कि चीर या देवदारा। इस प्रकार के वृक्ष ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार का जो वृक्ष होता है ना, वो ठंडे प्रदेश में पाया जाता है, क्योंकि जब इस पर बर्फ गिरता है ना, वो सीधे क्या होता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, चलिए तो अब है निम्न शब्दों को रेखा चित्र में उचित स्थान पर लिखो। यहाँ देखिए आपको कुछ शब्द दिया गया है, इसे बोला है ना कि यहाँ पर उचित स्थान पर लिखो। तो चलिए विद्यार्थी मैं बता देता हूँ। बीच में आपको लिखना है वृक्ष, और वृक्ष से हमें क्या क्या मिलता है, लकड़ी की मूर्ति, लाख, शहद, गोंद, कत्था। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब बोला है अपने साथी शिक्षक से चर्चा करो कि वन हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। वन के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे किस प्रकार से हमारे काम आते हैं। आज आपने किस किस वस्तु का प्रयोग किया है जो वन से प्राप्त होती है। आपका औषधि स्वास्थ्य लाभ के लिए। ठीक है, ये औषधि क्या है, वन से प्राप्त होती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थी, ये जो प्रश्न देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता होगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इसके बाद आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, इसी में सिर्फ थोड़ी सी परेशानी है जो कि थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। पहला है ना कि निम्न में से कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र अपघटक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है। तो इसका सही आंसर जो है ना, आपको टिक लगाना है बी वाला में। किसमें, बी ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, कि ये मृत कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं तथा पोषक तत्वों को पुनः चक्रण करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर, शेर या भेड़िया जैसे शीर्ष शिकारी को हटाने से वन पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया, ए बी सी और डी दिया गया है ना। तो आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी में वाला सही होगा कि पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतुओं का संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। जो संतुलन बना होता है ना, वो बिगड़ जाएगा। नंबर 3 है, पहेली घर के बगीचे में गिरने वाली पत्तियों का निपटान करना चाहती है, उसके लिए कौन सा तरीका सही है। बोला कौन सा तरीका, तो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा। पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बना ले, ये वाला तरीका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला देखेंगे। नंबर 4 में कहा गया है, नंबर 4 कौन सी मानवीय गतिविधि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आखिरकार कौन सी मानवीय गतिविधि है। देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका ए सही होगा कि वनों से चयनित पेड़ों की कटाई, यह क्या है, सबसे बड़ा खतरा। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 में आपको इस प्रकार से चित्र दिया है, पादप, ऑक्सीजन। चलिए जब आप लोग चित्र मैं आपको दिखा दिया हूं, अब कहा है उपरोक्त दिए गए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन के आरेख चित्र में यक्स के स्थान पर क्या होना चाहिए। आपका ऑप्शन दिया है जंतु, पेड़, SO2, N2O। SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका ए होगा जंतु। ठीक है, चलिए विद्यार्थी अब है रिक्त स्थान। यहाँ पर यह आपको कुछ शब्द है, जल की भूमि में अवस्रावित होने में सहायक होते हैं। तो यहाँ होगा
मंत्र। अब है कि अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती, जिससे वार आती है। तो यहाँ पर आपको होगा पेड़ों की अनुपस्थिति में, ठीक है, क्योंकि पेड़ जब रहता है तो उससे मृदा का कटाई क्या बहुत कम होता है, अपर्दन। जंगल की ऊपरी परत जहाँ सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है और अधिकांश पौधे की वृद्धि होती है, वह का छत्र कहलाती है। क्या कहलाता है? छत्र। नंबर 4, ऐसे जानवर हैं जो मुख्य रूप से पौधे खाते हैं और जंगल में पौधों की आबादी की आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपका हो जाएगा शाकाहारी। शाकाहारी ऐसे जानवर हैं। ह्यूमस की उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि मृत, तो यहाँ पर भरना है पादपों, और यहाँ होगा जंतुओं में पोषक तत्व मृदा में निमुक्त होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा हो गया है। चलिए विद्यार्थी, अति लघुत्तरीय दूसरा नंबर, बूझो अपने परिवार के साथ सड़क मार्ग से शहर में मेला देखने गया। उसने देखा कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। बूझो जानना चाहता है कि सड़क के किनारे पर पेड़ क्यों लगाए जाते हैं। तो देखिए इसका कारण है छाया प्रदान करने, हवा को शुद्ध करने, मिट्टी के कटाव को रोकने आदि। सड़क के किनारों पर पेड़ लगाए जाते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछेगा ना कि सड़क के किनारों में पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, तो आपको इस प्रकार से उत्तर बताना है। ठीक है, किसी वन के विनाश से आप आसपास के क्षेत्र में जल चक्र कैसे प्रभावित होता है। वन विनाश का मतलब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। तो प्रिय विद्यार्थी, इसका उत्तर है वन के विनाश से आसपास के क्षेत्र में वर्षा की कमी और मिट्टी की जो जल धारणा क्षमता घटने से भूजल स्तर नीचे चला जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है नंबर 4 कि वनों के अंदर मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीवों का भोजन क्या है। वनों के अंदर, इसका उत्तर रहेगा वनों के अंदर मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीवों का भोजन मृत और क्षयकारी जैविक पदार्थ में आपका हो जाता है मृत पौधे, पत्तियां, टहनियां और जानवर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका भोजन ये सभी क्या है, वनों के अंदर होता है। चलिए प्रश्न 5 है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है ना कि वन पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्न परतों के बीच, जो विभिन्न परत है ना, तो उसके बीच परस्पर निर्भरता को लिखिए। चलिए इसका उत्तर रहेगा वन पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटक, जैसे में आपका पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, हवा और सूरज की रोशनी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बोला है प्रश्न नंबर 6, आपके आसपास परिवेश में वनों से प्राप्त उत्पाद से बनी वस्तुओं के नाम सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध। प्यारे विद्यार्थी, और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। किताबें, फर्नीचर, खिलौने, टायर, जूते, दस्ताने, दवाइयाँ, शहद, गोंद, फल, मसाले, पास से बनी टोकरियाँ। यहाँ पास तो ना वास होना चाहिए ना, वास। ठीक है, वास से बनी टोकरियाँ, जूते, समाचार पत्र। यहाँ पर आपको करना है बास। ठीक है, वास।
चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग देखने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न इस अध्याय का। चलिए, यहाँ पर बोला है ना कि वनों को हरे फेफड़े फेफड़े क्यों कहा जाता है। तो देखिए, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे फेफड़े हैं, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 8 है, नदी के किनारे पर वनस्पति तटीय क्षेत्र का संरक्षण बाढ़ के दौरान मृदा संरक्षण में कैसे सहायता कर सकता है। इसका उत्तर है, नदी के किनारे वनस्पति की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती है। बाढ़ के दौरान पानी के तेज बहाव के बावजूद ये जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है, जिससे मिट्टी का बहाव रुक जाता है और तटीय क्षेत्र का संरक्षण होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखेंगे प्रश्न नंबर 9, वन पारिस्थितिक तंत्र में केनोपी परत के महत्व को समझाइए। ये आपका केनोपी परत क्या है। चलिए तो देखिए, केनोपी जो होता है ना, वन के ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। यह वितान यानी केनोपी कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, केनोपी। ठीक है, चलिए ये भी आपका हो गया है। अब प्रश्न नंबर 10, वनों की कटाई रोकने के लिए 3 अस्थायी उपाय बताइए कि जिससे वनों की कटाई रोका जा सके। तो पहला नंबर रहेगा, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाना चाहिए। दूसरा, लोगों को वनों के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। और तीसरा नंबर है विद्यार्थी, वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने चाहिए। ठीक है, और लकड़ी पर निर्भरता कम करने के लिए बांस जूट का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रश्न में कहा गया था 3 पॉइंट लिखने, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 बताया हूँ। अगर जगह कम होगा ना तो 3 ही लिखना है, अगर ज्यादा जगह नहीं है तो 3 लिखिएगा, काफी है। चलिए प्रश्न नंबर 11, एक ऐसी सड़क निर्माण की योजना बनाई गई है जिसमें 2 शहरों की दूरी जो है ना 70 किलोमीटर कम करने के लिए सड़क को वन क्षेत्र से होकर गुजारा जाना है। तो क्या ऐसी सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए या नहीं? यदि हाँ, तो सड़क का निर्माण कैसे किया जाना उचित होगा? तो प्रिय विद्यार्थी, चलिए अब देखेंगे इसका उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं, सड़क का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। वनों का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वन्य जीवों का घर होते हैं। ठीक है, इसलिए सड़क का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वन संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थी, लघुत्तरीय प्रश्न है, पहेली जानना चाहती है कि यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? चलिए तो अब इसका उत्तर, यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो ऑक्सीजन का उत्पादन कम हो जाएगा, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जिससे क्या होगा? सांस लेना मुश्किल। ठीक है, प्रदूषण में वृद्धि, वन्य जीवों का विनाश, मृदा अपरदन, सूखा और बाढ़ जैसे आपदाएं बढ़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोला है ना प्रश्न 13, इस प्रकार से आपको चित्र दिया गया है। ठीक है, तो बोला है उपरोक्त दिए गए चित्र के द्वारा 2 क्षेत्र दर्शाए गए, उनके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
पहले इस दोनों चित्र को देख लीजिए। देखने के बाद अब नीचे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। चलिए अब बोला है कि चित्र ए और बी क्षेत्रों की जलवायु कैसी होगी। तो सबसे पहले चित्र ए में भूमि क्या था, बंजर दिखती है। यह एक शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु होगी जहां वर्षा बहुत कम होती है। और ये तो आपका हो गया बंजर, वहां पर क्या है कि वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होता है। उसी प्रकार चित्र बी, घने जंगल, हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जहां पर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ जलवायु आर्द्र या उष्ण उष्णकटिबंधीय होती है। तो चलिए विद्यार्थी अब देखेंगे दोनों क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का तापमान अपेक्षाकृत कम होगा और क्यों, कम होगा और क्यों। चलिए तो अब यहाँ पर बोला है कि दोनों क्षेत्रों में से इसका क्षेत्र बी का तापमान क्षेत्र ए के मुकाबले कम होगा। और कम क्यों होगा, क्योंकि क्षेत्र बी क्या है, हरा भरा है। क्योंकि क्षेत्र बी में सघन वनस्पति और पेड़ पौधे हैं जो छाया प्रदान करते हैं और सूर्य के प्रकाश को सीधे जमीन तक पहुंचने से रोकते हैं। यह सतह तापमान को कम करता है। यह जो सतह है तापमान को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आप लोग चित्र देख रहे हो इसमें क्या है, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला के आधार पर उत्तर दीजिए। जैसा कि प्रश्न में कहा है ना कि यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक की कमी हो जाए तो क्या होगा, उत्पादक की कमी। तो देखिए यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक यानी कि पौधों की कमी हो जाए तो शाकाहारी जीव यानी हिरण भोजन की कमी के कारण भूखे रहेंगे और उनकी संख्या कम हो जाएगी। इससे मांसाहारी जीव शेर भी प्रभावित होंगे क्योंकि उनका भोजन भी कम हो जाएगा, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। ठीक है, अगर समझ सकते हैं केवल उत्पादक की कमी अगर हो जाएगा इससे क्या पूरा पर्यावरण संतुलन ही बिगड़ जाता है। अब बोला गया है आगे में, यदि खाद्य श्रृंखला से अपघटक को हटा दिया जाए तो क्या होगा। किसे, अब कहा है अपघटक कोई, पहले कहा गया था उत्पादक, अब बोला है अपघटक। तो देखिए यदि खाद्य श्रृंखला से अपघटक, जैसे कि अपघटक का मतलब जैसे आपका बैक्टीरिया और कवक हटा दिया जाए तो मृत पौधे और जानवर विघटित नहीं होंगे। जिससे क्या होता है कि मृत पौधे या जानवर को बैक्टीरिया और कवक ये सब सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं मिट्टी में के रूप बना देते हैं। इससे पोषक तत्व मिट्टी में वापस नहीं मिल पाएंगे, जिससे उत्पादकों यानी पौधों के विकास में बाधा आएगी और पृथ्वी पर मृत जीवों का ढेर लग जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर मृत जीवों का। चलिए ये भी आपका पूरा हो गया है। 15 में है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका लिखिए। आखिरकार विद्यार्थी तो देखिए इसका उत्तर है वन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। कौन, ये आपका हो गया वन यानी कि जंगल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें वनों की क्या वनों की जो है ना अहम भूमिका होता है। ठीक है, इसमें अब बोला है कि समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है कि वन में कोई भी चीज जो है ना
देखिए, वनों में मृत कार्बनिक पदार्थ जैसे में आपका मृत पत्तियां, क्या होता है, सड़े गले पत्तियां पेड़ पौधों से नीचे गिरता है, टहनियां, मृत जानवरों के शरीर, ये सभी क्या होता है, अपघट्य हो जाता है। जैसे कि सूक्ष्म जीव और कवक द्वारा सरल पोषकों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पोषक तत्व मृदा में मिल जाते हैं और पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का एक चक्र चलता रहता है और कुछ भी व्यर्थ, क्या है, वनों में कुछ भी व्यर्थ का मतलब कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, देखिए प्रश्न का उत्तर भी बता रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा अच्छी प्रकार से समझ भी आना चाहिए। चलिए विद्यार्थी, अब है प्रश्न प्रोजेक्ट वाला। प्रोजेक्ट नंबर 1, विज्ञान विषय शिक्षक की सहायता से वनों के संरक्षण के लिए आपके द्वारा क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, उनकी सूची बनाइए, उनकी सूची। तो देखिए इसका उत्तर इस तरीके से रहेगा, नए पेड़ लगाना, जिसे हम लोग कहते हैं वृक्षारोपण, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना या इसे सीमित करना, जंगलों में आग लगने से बचाना, लोगों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, इस प्रकार से आपको 3-4 पॉइंट लिखना है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। चलिए अब बोला है कि वनों के उन्मूलन से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक नया शब्द है, उन्मूलन। वन संरक्षण को दर्शाते हुए एक पोस्टर। तो देखिए विद्यार्थी, वनों के उन्मूलन का अर्थ है वनों का विनाश या उन्हें गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग करना, जैसे कि खेती, शहरीकरण, उद्योग। अगर आपसे पूछेगा वनों के उन्मूलन का मतलब होता है कि वनों का विनाश, वनों का विनाश। ठीक है, जंगल है तभी तो कल है, अगर जंगल है तभी क्या है, कल। कल का मतलब कि आने वाला जो कल है तभी कल रह सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बोला था पोस्टर, तो इस प्रकार से आप लोगों को पोस्टर बनाना है। ठीक है, ये पोस्टर काफी आसान है, आप लोग अच्छी प्रकार से इन्हें बना सकते हैं। चलिए अब इस अध्याय का लास्ट प्रश्न, इस अध्याय का लास्ट प्रश्न प्रोजेक्ट संख्या 2, अपने अध्यापक अभिभावक के साथ अपने आसपास के किसी वन या उद्यान में जाइए तथा आपने जो देखा। तो प्रिय विद्यार्थी, आप जैसे मान लेते हैं कि आप पास का एक उद्यान, क्या देखा, तो कई प्रकार के पेड़, छोटे पौधे, रंग बिरंगे फूल, कुछ पक्षी और गिलहरियां। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका अध्याय नंबर 12 पूरा हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में वीडियो को लाइक भी करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।